कि बड़ा ये कभी कभी अंदर में हिट करता है जाके कि मोदी की गारंटी। हम लोग तो बचपन से पढ़े भारत सरकार की गारंटी। तो क्या ये बिहार में जो घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये फिर से रबर स्टैम्प 40 यहाँ मांग रहे हैं लोगों से, जहाँ जा रहे थे कह रहे हैं मुझे देखिए मोदी को वोट दीजिए। क्यों मोदी को क्यों वोट दें? ये मोदी का चुनाव तो नहीं है। रामगढ़ और बक्सर आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की, लोकसभा की। आपके भाई ऑब्वियसली वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन के। उनका प्रचार करने जाएंगे ना? निश्चित तौर पर जब मैंने इंडिया गठबंधन बोला तो उसमें वो भी आते हैं। वैसे तो देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की चर्चा चारों तरफ है और बिहार के भीतर भी हम दूसरे फेज़ से तीसरे फेज़ की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे मौके पर कुछ एक नेता दल छोड़ रहे हैं जब टिकटों को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व कह लें अब हम महासचिव, क्यों इतनी जल्दी क्या चीज़ एडजस्ट नहीं हो पाया, मन नहीं लगा, तन एडजस्ट नहीं हो पाया कि मन एडजस्ट नहीं हो पाया? बहुत शोर शराबे के साथ गए थे आप आरजेडी से जदयू की ओर। देखिए मन तो लग ही रहा था, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि कार्यकर्ता के नाते, लेकिन जो जो फैसले उसके, जैसे आपने बोला इतनी जल्दी, तो इतनी जल्दी दो जो बड़े फैसले हुए वो जो है वो बड़ा एक कारण बना मन नहीं लगने का। क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर है और रबर तो स्टैम्प में हूँ नहीं कि जैसे जैसे कोई कहे वैसे वैसे मैं घूमते चलूँ। अगर कोई दिशा हो तब तो ठीक है, और बगैर दिशा का कोई फैसला हो तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये बड़ा वजह बना हाल फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रम में। और बाकी जो मैंने इन डेप्थ जो है अपने इस्तीफा पत्र में लिखा ही था 4 विषय, जिसमें मैंने बोला था कि कार्यकर्ताओं का जो स्थिति है तो वो निश्चित रूप से किसी भी दल के कार्यकर्ताओं की जो वो स्थिति है वो असहनीय है देखने में, जिनको कार्यकर्ता आधारित जो राजनीति करनी है। और दूसरा जो है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, बिहार हित, संविधान, ये सब मैंने 4 विषय बताए थे। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहार हित, उसको लेकर के तो कोई बातें ही नहीं हो रही हैं। इस पूरे लोकसभा के कोलाहल में उस विषय को लेकर के एनडीए के ना घटक दल बात कर रहे हैं और जो मुख्य जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने वो बात कर रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी सामान्यतः स्टेज से बड़े बड़े घोषणा किया करते थे बिहार को लेकर करके, तो उसके संदर्भ में हम आकलन कर सकते हैं कि वो पूरा किए या नहीं किए, बहस का विषय हो सकता है। लेकिन अभी तो कुछ वादा ही नहीं करेंगे तो हम आकलन क्या करेंगे? तो क्या बिहार के हितों को त्याग दिया गया है? और बिहार, मैं कहना नहीं चाहता, पर एक बात है, जिस तरीके से एक मानसिकता बनी हुई है बाहर के राज्यों में कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और ये एक बड़ा हमारा जो है यहाँ से श्रमिक वर्ग यहाँ से आता है और हमारा काम करता है। तो बिहार के जो ये 40 एमपी हैं, इनको किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एनडीए देखते आई है पिछले 10 वर्षों से। कोई भी आप देखिए आवाज़ नहीं उठाता, कोई बड़ा योजना लेकर के बिहार के अंदर नहीं आ पाता और ये बिल्कुल रबर स्टैम्प बन के रह गया है। तो क्या ये बिहार में जो घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये फिर से रबर स्टैम्प 40 यहाँ मांग रहे हैं लोगों से, जहाँ जा रहे थे कह रहे हैं मुझे देखिए मोदी को वोट दीजिए। क्यों मोदी को क्यों वोट दें? ये मोदी का चुनाव तो नहीं है। मोदी की गारंटी और भारत सरकार की गारंटी का क्या हुआ? इस देश में तो पहली बार ये बातें होने लगी हैं कि मोदी की गारंटी। लेकिन अजीत जी, इसमें ये सवाल उठता है, आप कह रहे हैं रबर स्टैम्प की बात दोहरा दी, मैं पूछूं कि अब किन पार्टियों, कोई पार्टियां ऐसी बची हैं जो, आप तो लंबे समय से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, राजनीतिक घर घराना है, अब किन्हीं, पिछली बार भी जब आपने पार्टी छोड़ी थी आरजेडी, तब भी आपने ये कहा था कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय जनता दल कब्रगाह सा बन गया है, आपने वो कहते हुए छोड़ा। तो रबर स्टाम्प ही तो अब सारे दलों में, सारी पार्टियों में चाहिए। बहुत वोकल हो जाने पर नुकसान है बहुत। निश्चित रूप से देखिए, जब लंबे राजनीतिक करियर में आप हैं तो आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप वोकल नहीं भी हों तो आप जीवन में कभी वोकल नहीं हो। आप कम से कम एजेंडा सेट करने में कोई भी एक स्पेसिफिक एजेंडा सेट तो कीजिए राज्य के लिए। फिर उतने बड़े लंबे राजनीतिक जीवन में आप समाज में आपका योगदान क्या रहा? शून्य। तो वो स्थिति नहीं पैदा होना चाहिए। तो ये बात सही बोल रहे हैं कि सभी पार्टियों में जो डेमोक्रेटिक स्पेस है जनप्रतिनिधियों के लिए वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है। अब वो जो है पर्सनालिटी ओरिएंटेड जो है एक तरह से लगातार बातें चल रही हैं। मैंने अभी इसके पहले एक सवाल में कहा
कि बड़ा ये कभी कभी अंदर में हिट करता है जाके कि मोदी की गारंटी। हम लोग तो बचपन से पढ़े भारत सरकार की गारंटी, तो ये व्यक्ति की गारंटी, मोदी की गारंटी, और ये इस तरह के देश में जो ये नारे जो गढ़े जा रहे हैं और इसके काउंटर में जो नारे गढ़े जाएंगे राजनीतिक स्पेस में, तो हम लोग किधर की तरफ जाएंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर ये हमला है। ये इस तरह के जो शब्दावली हैं, इस तरह के जो मुहावरे हैं, तो वो भी हर्ट करता है अंदर अगर से। हम जब भारत के राजनीतिक स्पेस को या राज्य के भी राजनीतिक स्पेस को देखते हैं तो कमोबेश सारी पार्टियां इसी तरीके से परफॉर्म करती हैं। जनता दल यूनाइटेड का मतलब नीतीश कुमार है, उसके खिलाफ में यदि आप बोल दें तो शायद उस दल में बहुत मुश्किल होगा आपके लिए रहना। आरजेडी है, लेफ्ट को थोड़े अपवाद के तौर पर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का तो एक एका कल्चर और गांधी परिवार से बाहर वो अब तक नहीं निकल पाई है। ये बात तो आपसे सही कहा। मैंने कहा कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से राजनीति होती है। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, इस पोजीशन से ये बात जब मैं कह सकता हूँ तो मैं कह रहा हूँ, और जब भी कोई अवसर मिले तो अपनी बात को और मुद्दों को लोगों के बीच में पहुँचाने की ज़रूरत है, चाहे जहाँ तक पहुँच सके। तो मैं उसी एक जो वो पोजीशन है मेरा आज के दिन का, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ इन बातों को रखने के लिए। राजनीतिक कार्यकर्ता जब चुनाव होता है तो वो अपने तरीके से विजिबल होना चाहता है, बहुत सारे मुद्दों पर मुखर होना चाहता है। तो अभी की पोजीशन में आपने एक दल तो छोड़ दिया, जदयू छोड़ा तो एनडीए भी ऑब्वियसली छूट गया आपका। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या घर वापसी करेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे इस चुनाव में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं एनडीए के विपक्ष में जो भी दल खड़ा है, गठबंधन खड़ा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से जितना भी हो सके सघन रूप से प्रचार प्रसार कर सकूं। जिन लोगों से मेरा मिलना जुलना और संपर्क है उन तक मैं पहुंच सकूं, और मैं उनको कोशिश करूं कि वो एनर्जाइज्ड हों, और ख़ास तौर से इस परिप्रेक्ष्य में उनका एनर्जाइज होना बहुत ज़रूरी है। और एंटी एनडीए और एंटी बीजेपी वो काम करें ताकि ये देश को बचाया जा सके। थोड़ा और डीप डाउन जाएं। रामगढ़ और बक्सर आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा की, लोकसभा की। आपके भाई ऑब्वियसली वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन के। उनका प्रचार करने जाएंगे ना? निश्चित तौर पर जब मैंने इंडिया गठबंधन बोला तो उसमें वो भी आते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव विधानसभा का लड़े थे हमारे इलाके में, तो मैंने राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रचार किया था, उनका नहीं प्रचार किया था। तो मसला ये भाई का प्रचार का नहीं है, ये मसला भाई उम्मीदवार हैं इस नाते। बिल्कुल उम्मीदवार हैं तो मैं करूंगा ही, उसी वो दायरे में वो आते हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। 2020 में भी जब वो चुनाव लड़ने आए राष्ट्रीय जनता दल का, तो मैंने उनका प्रचार किया था। मतलब माना जाए कि घर वापसी हो गई है? नहीं, घर वापसी को लेकर के अभी मैं जल्दीबाजी में ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहता। सोच समझ कर करके साथियों के साथ बैठ करके मिलजुल कर करके एक सामूहिक निर्णय के बाद जो फैसला होगा, ये कोई व्यक्तिगत फैसला मैं लेता भी नहीं। मैं इस निर्णय में भी मेरे सभी साथी इन्वॉल्व हैं। साथी जो आपके थे उनका क्या रिजर्वेशन था, क्या असहजता महसूस कर रहे थे आप इस बीच, देखिए, जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए? जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन हुआ इधर बीच, और उसके पहले वो फिर तोड़ करके गए थे राजद में और फिर आए थे, हुआ क्या उस क्रम में कि बहुत बड़े स्तर पे कार्यकर्ताओं ने अपना एक डायरेक्शन चुन लिया कि चलो अब हम इस गठबंधन के लिए काम करेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए काम करें जिसके मुख्यमंत्री जी हिस्सा हैं। और बिल्कुल चुनाव नज़दीक था तब ये बात हुई थी, और सभी लोग अपने लोगों से जो कैनवासिंग है वो शुरू कर दिए, कैंपेन शुरू कर दिए। फिर अचानक से वो निर्णय ले लिए कि नहीं, अब उधर से इधर की तरफ मूव करें। तो कार्यकर्ता बिल्कुल असमंजस और असहज स्थिति में है, जिनसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि नहीं वोट इधर देना है और मुद्दे ये हैं, अब फिर उनके यहाँ जाकर के कहे कि नहीं वोट अब उधर देना है और मुद्दा वो है। तो ये नेता तो अपने स्तर पे कर लिए, लेकिन आम कार्यकर्ता वो असहज है, वो नहीं कर पा रहा है। तो वही उनका भी इसी विषय को लेकर के राय लगातार आ रहा था कि कैसे इस चीज़ को हम लोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जदयू के लिए क्या देख रहे हैं, पा रहे हैं आप? वैसे भी देखिए, जदयू को बहुत कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी तो बोला नहीं जाता, हम भी नहीं देखते कि उतना कार्यकर्ता जिस तरीके से एक तरफ भाजपा के पास दिखाई पड़ते हैं या बिहार के कंटेक्स्ट में आरजेडी या थोड़े बहुत लेफ्ट के साथ दिखाई पड़ते हैं। तो जदयू का क्या देख पा रहे हैं आप? आप तो अब भीतर से भी रहे आए। लंबे समय तक रहने के कारण देखिए कार्यकर्ता जदयू के पास भी हैं, लेकिन मसला यह है कि कार्यकर्ता और लीडरशिप में बहुत ज़्यादा गैप है, डिस्टेंस है। इसलिए कार्यकर्ताओं को जो एनर्जी मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता लीडरशिप की तरफ से। तो वो कार्यकर्ता हैं वो सुस्त, वो वोकल नहीं है, इसलिए वो दिखते नहीं हैं। पर अभी तो वो हाईली डिमोरलाइज्ड हैं। इसके बावजूद जो है
मैं ये नहीं कहूँगा कि जदयू के पास बहुत बड़ा वर्कर बेस है, ये भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं कहूँगा कि उनके पास कुछ क्वालिटी वर्कर बेस थे जब वो शुरुआती दिनों में थे, या थोड़े मोड़े उसमें से अभी भी बचे हुए हैं। पर ये जनता दल यूनाइटेड को काम करना था, इसके ऊपर जो एक मौका था ऐतिहासिक जब वो शिफ्ट की थी, और उस समय फिर से री एनर्जाइज हो रही थी पार्टी, लेकिन अचानक फिर से फैसला हुआ और फिर जो है ज़मीनी स्तर पे सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। तो क्या इसमें आप जैसे कार्यकर्ताओं को कभी भी विश्वास में लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया? फैसला ऊपर से आया फिर थोप दिया गया? दोनों फैसले में तो साथ नहीं लिया गया। जो दूसरा फैसला था खास तौर से उसके बारे में कोई हिंट तक भी नहीं किया गया, और हमको याद है वो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती थी, और उस दिन सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को, वोटरों को बुलाया गया था जदयू में। सभा हुई थी यहाँ पर बीएमपी ग्राउंड पर, तो वहाँ पर जब बुलाया गया लोगों को तो उसके पहले ऐसा कोई हिंट नहीं दिया गया कि गठबंधन बदलेगा। हाँ, अखबारों में चर्चा थी। तो मसला ये है कि अब अगर अखबार में अगर सूत्रों के माध्यम से अगर अभी का चर्चा शुरू हो जाए कि राजद की तरफ जदयू जा रही है, तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? अब असमंजस की स्थिति में फिर पड़ जाएंगे, फिर वो स्टैंड लेना छोड़ देंगे। तो वो जो है पूरी माहौल को कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही ख़राब कर दिया गया है। अब वो जो स्पेस वो अक्वायर किए थे 30 साल के राजनीतिक, लंबे राजनीतिक ये में यात्रा में, चौकों पे, चौराहों पर जो पॉलिटिकल स्पेस, वो क्या कर दिए, सीड कर चुके हैं वो। तो अब जदयू कार्यकर्ताओं के पास कुछ बहुत बोलने के लिए जगह नहीं बचा हुआ है। तो बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम अजीत कुमार सिंह से बात कर रहे थे कि जिन्होंने जदयू हाल फिलहाल में ही छोड़ा है, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अभी वो डिसाइड करना है कि वो किसी दल के साथ तो अभी तक नहीं है, मगर इंडिया गठबंधन के साथ चल करके उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए तत्पर हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द जनताना के लिए पटना से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।